पिछली बार जब हमने एयरपोर्ट की बात की तो हमने दिल्ली के एयरपोर्ट की बात क्योंकि वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स। बट आज हम जिस एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो है हैदराबाद का। और क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली एक पायनियर एयरपोर्ट है। जब कोविड वगैरह चल रहा था उसके जस्ट पहले हमने फेशियल रिकग्निशन पे काफ़ी काम किया। अच्छा, हाँ, तो फेशियल रिकग्निशन ये होता है कि आपका जो चेहरा है वो दैट बिकम्स योर बोर्डिंग पास। सर ये आपके पीछे में जो एयरपोर्ट का टर्मिनल देख पा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत टर्मिनल आप लोगों ने बनाया है। इसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। क्या है सर, ये क्या इंस्पिरेशन है इसके पीछे? एक्चुअली ये जो हमारी जो स्टेट की बर्ड है इसे कहते हैं पालापिता बर्ड। पालापिता जो बर्ड है इस कॉल्ड ऑल्सो इंडियन रोडर बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर बर्ड है। ठीक है, तो हमने उसके डिजाइन से हाँ, इसको बनाया है। इट्स लाइक अ पालापिता फ्लाइंग विद एक्सटेंडेड विंग्स। ओके। हाँ सर, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या जब कोई व्यक्ति बहुत सारा कमाल का काम करता है तो वो एक आध दो कमाल के काम कई बार गिनाने में चूक जाता है। उसी तरह शायद आप भूल गए सर अपनी एक और कमाल के काम को, जो कि है स्मार्ट ट्रॉलीज। इसके बारे में कुछ बताइए सर। स्मार्ट ट्रॉलीज कैसे कंसेप्चुअलाइज हुआ और क्या है ये? जेके सुपर पॉडकास्ट की जनता, एक बार फिर से आपका स्वागत है कमाल के एपिसोड में। पिछली बार जब हमने एयरपोर्ट की बात की तो हमने दिल्ली के एयरपोर्ट की बात की क्योंकि वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स। बट आज हम जिस एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो है हैदराबाद का। और क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली एक पायनियर एयरपोर्ट है। ये जितने भी देश में नई टेक्नोलॉजी एयरपोर्ट की दुनिया में आती हैं उन्हें रास्ता दिखाता है। ये कमाल का एयरपोर्ट है, कमाल का प्रोजेक्ट है, बहुत ही कमाल की इनिशिएटिव्स हैं इसमें। और इसके बारे में बात करने के लिए जो व्यक्ति आज हमारे साथ हैं वो है जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ श्री प्रदीप पानीकर जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड के अंदर। और हैदराबाद एयरपोर्ट किस तरह से देश के एयरपोर्ट्स को टेक्नोलॉजी में रास्ता दिखा रहा है, ये जानने के लिए इस एपिसोड को पूरा सुनिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली से आज सुबह मैंने यात्रा शुरू करी और मैं हैदराबाद आया। दिल्ली के एयरपोर्ट के बाद मैं हैदराबाद के एयरपोर्ट आया। और मैं इस बात के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि मेरा पैसेंजर एक्सपीरियंस हैदराबाद के एयरपोर्ट पे कमाल का था सर। आई एम श्योर कि उस तरह का ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो एक्सपीरियंस एक पैसेंजर का वो बहुत ही खूबसूरत था सर। इसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स जाते होंगे, बहुत मेहनत जाती है। आज का जो पॉडकास्ट है सर, हम इसी को समझने के बारे में रखेंगे कि हैदराबाद का ये जो एयरपोर्ट है ये फंक्शन किस तरह करता है सर। जरूर सर, आपके बारे में पर्सनली कुछ जानना चाहूँगा सर। आपकी जर्नी हैदराबाद एयरपोर्ट के साथ और इसके पहले क्या थी सर? जब मैं एल&टी में काम करता था तो रोड प्रोजेक्ट की कुछ जानकारी हो चुकी थी, बिकॉज कोयम्बतूर बाईपास हो, वत्रक ब्रिज हो या नर्मदा ब्रिज हो, सब उस पर भी थोड़ा काम किया था। तो उस नॉलेज के साथ मैं इधर आया था। तो उस टाइम ये एन्युटी बेस्ड जो बीओटी प्रोजेक्ट्स है फर्स्ट हो रहे थे। तुनी अनकपली, तामरम तिंदीवनम वगैरह के प्रोजेक्ट्स हो रहे थे। तो जीएमआर की तरफ से बिड लीड करने के लिए कोई नहीं था। तो मुझे एज एन एक्सटर्नल हमारी कंपनी को बुलाया गया था। तो वी पुट टुगेदर द बिड, पूरा बिड हमने एक साथ डाला और बिड किया। तो उसमें लोवेस्ट एन्युटी जो बिड करे उसको प्रोजेक्ट मिल जाता है। बिल्कुल ठीक। दैट इज हाउ जीएमआर के साथ हमारी मेरी हो गया होगा जी सर। तो उसके बाद कुछ साल बाद आई वाज लुकिंग फॉर अ चेंज। तो मैंने रीच आउट किया इनको कि मैं भी नौकरी ढूंढ रहा। तो उन्होंने बोला कि हम अब एयरपोर्ट में जाने वाले हैं, आप आ जाइए। तो तब तक जीएमआर एयरपोर्ट में नहीं था? एयरपोर्ट में था। उस टाइम जैसे मैंने ये बोला रोड में जो बिड किया तब उन्होंने हैदराबाद एयरपोर्ट को बिड करके जीत लिया था। बट मुंबई दिल्ली एयरपोर्ट की बड़ी बिड आ रही थी। और सबसे पहला एयरपोर्ट जीएमआर का हैदराबाद है? हैदराबाद इज द फर्स्ट एयरपोर्ट। तो हैदराबाद में क्या है, हैदराबाद बिड करके उन्होंने ली थी। और हैदराबाद की वहाँ काफ़ी लंबी प्रोसेस चली। ये प्रोसेस बिडिंग प्रोसेस 1999 में चली। एंड उसके बाद 2003 में करीबन एग्रीमेंट वगैरह साइन हुए। उसके बाद स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट साइन हुई, लैंड एक्विजिशन हुआ। 2005 से कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। उसके पहले कंस्ट्रक्शन चालू नहीं हुई थी। सर, ये जो हैदराबाद एयरपोर्ट है ये जीएमआर ने कंस्ट्रक्शन लेवल से स्टार्ट किया है? पूरा ग्रीनफील्ड। दिल्ली आई डोंट थिंक सो। हाँ, वो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट है। वो एक एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट जो हमने टेक ओवर किया था। वो तो ऑलरेडी वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स थी जी। ये उस टाइम जब 1999 में कंसीव किया गया था, हैदराबाद की ट्रैफिक रफली 1 मिलियन थी एक साल में। मतलब 10 लाख पैसेंजर्स थे साल भर में। आज लास्ट ईयर हमारी 25 मिलियन है। तो आप सोच लीजिए कि 2000 से लेके 2024 तक एक से मतलब हर साल हमने 1 मिलियन से ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट ऐड कर दिया। तो ये इंडियन एविएशन की स्ट्रेंथ है। और वो
दिल्ली में भी हुई थी। हाँ। तो दिल्ली में जब मैंने उनसे पूछा था कि मुझे एक ना ब्रेक की रिक्वायरमेंट है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, उन्होंने बोला व्हाई डोंट यू कम ओवर एंड लीड द बिड टीम, मतलब कि हाँ। बिड टीम को आप उसको लीड करिए जी। कि दिल्ली बॉम्बे की बिड आ रही है। तो मतलब पास्ट में उन्होंने देखा था कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड था, तो इसके चलते फिर मैं आ गया इनके साथ। हमने सब मिलके एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया। हमारे पार्टनर्स भी थे, फ्रैंकफर्ट मतलब उस टाइम फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से भी थी, मलेशियन एयरपोर्ट से भी थी, IDF बोल के एक फंड है उनसे भी थे। सब मिलके एक पूरा मतलब स्ट्रॉन्ग बिड बनाया था और दिल्ली और बॉम्बे दोनों के लिए बिड किया था हमने। तो और दोनों दिल्ली मिल में गया। तो एक ऐसा मौका आ गया कि गवर्नमेंट को दोनों एयरपोर्ट देने थे। हाँ। तो गवर्नमेंट ने बोला दिल्ली या बॉम्बे का आपको कौन सा चाहिए बताइए। हाँ। बट एक ही कंडीशन उन्होंने रखा था कि आपको मैच करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हमने ये तीन बिड हमने खोलना है, हाँ। क्वालिफाई हो ना हो, जो सेकंड जो भी नेक्स्ट लेवल का है हाँ। उनको हम दे देंगे। हाँ। दिल्ली या बॉम्बे आप जो भी चूज करेंगे, बाकी दूसरा उनको देना है। ठीक है। तो इसके चलते दिल्ली हमने चूज किया। तो हमको दिल्ली मिल गया और मुंबई फिर जीवीके को गया था। सर आपने कमाल की बात बताई, इसमें एक सवाल मेरे को जो आया है, व्हाई दिल्ली एंड व्हाई नॉट मुंबई? दिल्ली में उस टाइम लेने की ये वजह थी कि दिल्ली सेकंड बिगेस्ट एयरपोर्ट थी उस जमाने में। मुंबई वाज द बिगेस्ट? मुंबई वाज द बिगेस्ट एयरपोर्ट। अच्छा। बट मुंबई में बहुत सारे ये थे, कंस्ट्रेंट्स थे। हाँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनकी जो लैंड थी छोटी थी काफी। हाँ। और काफ़ी एरिया स्लम के अंडर था। जी। दिल्ली में कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ लैंड ऑक्यूपाइड था, बट मेनली जो था फ्री लैंड था। एक ये था, उसमें एक्सपेंशन हो सकती थी। हमारी एक नज़रिया था कि ये 80 से 100 मिलियन तक ले जा सकते हैं इसको। और एक था कि उसमें काफ़ी लैंड था फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइक एरो सिटी आपने देखा है जी। तो वो डेवलपमेंट करने की अच्छा। जगह थी। और एक लास्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे थे। कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले दिल्ली की एयरपोर्ट रेडी होनी थी और ये जो है उसमें हमें पता था कि सरकार का जो पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा वेट जो है ये प्रोजेक्ट के पीछे रहेगा। तो उसमें सक्सेसफुल होंगे पता था। कई सारे रीजंस थे। हाँ, ये काफ़ी रीजंस थे। तो ये सब लेने के बाद हमने वो किया एंड हमारा जो अनुमान था वो सही निकला। फर्स्ट तो गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम। और ये एक प्रोजेक्ट थी जो मतलब एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट थी। जब हम कॉमनवेल्थ के लिए जब आए थे, देख रहे थे जो एयरपोर्ट T3 का जो एयरपोर्ट बना था, बहुत बढ़िया बना था, अभी भी बढ़िया एयरपोर्ट है। और उसके बाद जो था कि ये जो एयरपोर्ट है ऑलरेडी हमें पता था कि विल ओवरटेक मुंबई, बिकॉज मुंबई की एक कैपेसिटी लिमिट थी 50 मिलियन से ज़्यादा नहीं जा सकती है, 40-50 मिलियन। तो हमारा ऑलरेडी लास्ट ईयर I think 74 million हो गया है। So that's already one of the largest airport, one of the largest airport in the world. And इसकी पोटेंशियल है जो मैं बोल रहा हूँ 100 मिलियन तक जा सकती है। That is all the reasons why we decided to select Delhi over Mumbai. और वहाँ से सर आप हैदराबाद एयरपोर्ट की तरफ कब आए सर? जब मैंने दिल्ली में बिड जीत लिया 2006 में, हमने एयरपोर्ट टेक ओवर किया और उसके बाद मैं वहीं पर काम कर रहा था ऑलमोस्ट। आप लेके चलिए कि 2018 तक 12 साल मैंने उधर ही काम किया। ठीक है। तो उसमें वेरियस रोल्स, मतलब मैं जब पहले ज्वाइन किया था GMR में, आई ज्वाइंड एज जनरल मैनेजर एंड हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट फॉर द एयरपोर्ट सेक्टर। उसके जब एयरपोर्ट दिल्ली जैसे एयरपोर्ट मिलने के बाद और इतने सारे एयरपोर्ट भी उस टाइम नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे फिर एक हेड ऑफ स्ट्रैटेजी का रोल दिया। तो एक स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट जो है GMR ग्रुप में पहले ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था। तो फर्स्ट मैंने सेटअप किया था दिल्ली में जी। तो स्ट्रैटेजी, हेड ऑफ स्ट्रैटेजी ग्रुप, और 2 साल वहाँ पर मतलब जो भी है टेक ओवर ऑफ द एयरपोर्ट। फिर काफ़ी आदमी थे जो काम करते थे एयरपोर्ट में, जो मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी उनको मतलब उनको भी हमको टेक ऑन बोर्ड करना था, वो भी प्रोसेस था। और काफ़ी जो मतलब पार्टनरशिप मैनेजमेंट, हमारा फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट भी पार्टनर था, मलेशियन एयरपोर्ट भी पार्टनर था, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ भी काफ़ी जो डिस्कशंस थे, पुराने जो लैंड ऑक्यूपाइड थे, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज थे, वो सब डील करने में 2 साल वही निकाल गए मेरे जी। उसके बाद फिर मैं कमर्शियल में गया। सो आई वेंट एज पहला डिप्यूटी चीफ कमर्शियल ऑफिसर गया मैं। तो उसमें काफ़ी मेरी मतलब कुछ मतलब जो मैं काम करता था, कार्गो में काम करता था, एविएशन रिलेटेड बिजनेस में काम करता था। और जैसे जैसे टाइम गया मेरी पोर्टफोलियो बढ़ती गई। उसके बाद मैंने एयरलाइन मार्केटिंग का वहाँ पर काम संभाला। तो एयरलाइन मार्केटिंग में क्या हुआ कि उसी दौरान हम वी वेंट ऑन टू ओवरटेक मुंबई। तो एयरलाइन मार्केटिंग में क्या होता है, गेट मोर एंड मोर एयरलाइंस टू ऑपरेट इनटू द एयरपोर्ट। अच्छा। हाँ। तो बिकॉज इंडियन एविएशन ऑल्सो उतनी स्ट्रांग नहीं थी उस जमाने में, एक्सेप्ट इंडिगो धीरे धीरे उभर रही थी उस टाइम, बाकी तो कोई नहीं था। तो हमारी क्या है, दिल्ली में वी वर ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर फॉरेन एयरलाइंस टू कम एंड ऑपरेट। सो वो सब काम मैं लीड करता था। तो वो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट थी। उसके चलते धीरे धीरे वो बड़ी हो गई एंड इट वेंट ऑन टू बिकम। एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैक्सिमम एयरलाइंस इंडिया में किस एयरपोर्ट से चलती हैं? दिल्ली से ही। बॉम्बे से ज्यादा एयरलाइंस ही दिल्ली में होंगी 100%।
ज़रूर। कमाल सर। और सर ये हैदराबाद एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुआ सर? हैदराबाद एयरपोर्ट की ओरिजिनल जो कंस्ट्रक्शन थी जी। ये 2005 में चालू हुई। 2005। 2005। इस समय तक आप कहाँ थे? उस टाइम 2005 में मैं तो एट दैट टाइम मैं एयरपोर्ट बिडिंग कर रहा था वो बट दिल्ली। जीएमआर में आ चुके थे? मैं जीएमआर में जीएमआर में आ चुके थे। जीएमआर में तो मैं 2004 से आगे था। 2004 में। सर एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन जब हैदराबाद का हो रहा था, हम कंस्ट्रक्शन के समय से शुरू करते हैं, जितनी भी आपको उसके बारे में जानकारी हो। एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन का क्या प्रोसेस था हैदराबाद का सर? एक तो प्लान बनता है, मास्टर प्लान बनता है सबसे पहले। हाँ, जी। उस मास्टर प्लान में होता है क्या है कि एक सैचुरेशन कैपेसिटी अगर हम प्लान करें कि ये इस एयरपोर्ट में कितनी मैक्सिमम पैसेंजर हम हैंडल कर सकते हैं, सबसे पहला। हाँ, उसके हिसाब से क्या टर्मिनल बनेगा, क्या रनवे बनेंगे, क्या टैक्सीवे बनेंगे, कितने पार्किंग स्टैंड्स बनेंगे, वो सब बनता है। ठीक है। और इस एयरपोर्ट में उस जमाने में जब हमने फर्स्ट टाइम दिखा था, हम सोचा, हम जैसे मैंने बताया आपको कि 1 मिलियन 2 मिलियन जब तब से हमने देखना चालू किया, इतनी तो मतलब सोच भी नहीं थी कि इंडिया में इतनी जल्दी एविएशन बढ़ जाएगी। 25 मिलियन तक जाएगा, किसी ने हाँ, सोचा ही नहीं 25 मिलियन इतनी जल्दी पहुंचेगा नहीं सोचा था। जी। हमारा सैचुरेशन प्लान भी 40 मिलियन का था उस अच्छा। जमाने में। हाँ, और वो भी हमने सोचा कि 20 मिलियन इस तरफ मैनेज करेंगे, 20 मिलियन उत्तर की तरफ। तो टोटल हमारी जो लैंड है 5500 एकड़ है। ठीक है। 5500 एकड़ में मतलब उस जमाने में भी बड़े बड़े एयरपोर्ट बनते थे। अच्छा। बट हमारी मतलब क्या बोलेंगे ना, एक सोच ही थी कि ठीक है 40 मिलियन बड़ी एयरपोर्ट है, उतना बन जाए तो अच्छी बात है। वैसे हमने सोचा था उस जमाने में। तो हमने मास्टर प्लान पे जो बनाई थी 40 मिलियन की बनाई थी। 40 आपने सोचा कि ये हद से हद जाएगा तो 40 मिलियन 40 मिलियन तक जाएगी। 40 मिलियन एक बड़ी एयरपोर्ट है, उसमें उस तरफ में बनाई थी। सर एक 40 मिलियन के एयरपोर्ट में और एक उस छोटे एयरपोर्ट में कंस्ट्रक्शन के तौर पे क्या फर्क आता है? नहीं, 40 मिलियन की जो एयरपोर्ट है वो भी फेजेस में बनी थी। फर्स्ट फेज में नहीं बननी थी। अच्छा, फर्स्ट फेज में हमारी जो बनने वाली थी उस जमाने में, हमने जब बनाई थी, हमने यही बनाई थी कि इसको हम 12 मिलियन की हैंडल करेंगे। अच्छा। क्योंकि जब तक हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, अंदाजन हमारी जो हैदराबाद की उस टाइम ट्रैफिक बेगमपेट एयरपोर्ट में जो चलती थी ऑलमोस्ट 5 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। ठीक। तो हमारा एक आइडिया था कि ये 5 है तो बढ़ता जाएगा। तो हमने 12 मिलियन की फर्स्ट फेज में कंस्ट्रक्शन की थी। और फर्स्ट फेज में जो कंस्ट्रक्शन की थी 12 मिलियन की, ये थी कि उसमें एक टर्मिनल बनाया था हमने। टर्मिनल करीबन 1,20,000 स्क्वायर मीटर की टर्मिनल बनाई। टर्मिनल साइज स्क्वायर ये वो टर्मिनल नहीं है। हाँ, मैं उसका इसको एक्सपेंड किया इसको। जी जी। तो अभी ये जो टर्मिनल उस टाइम जब बनाई थी, ये वही टर्मिनल है, उसको हमने एक्सपेंड किया। तो 1,20,000 जो स्क्वायर मीटर की जो टर्मिनल थी, उसमें हमारे हिसाब से कम से 12 मिलियन पैसेंजर साल का आ सकता था। ठीक है। और हमारा उस टाइम ट्रैफिक 5 या 6 मिलियन आ रहा था, तो कंफर्टेबल हेडरूम था। जी। और उसमें एक रनवे थी। एक रनवे की जो कैपेसिटी है आज के तारीख में, हमारी डिक्लेयर्ड कैपेसिटी जो बोलते हैं ना, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी जो एटीसी ऑपरेट करती है, 42 मूवमेंट घंटे की हो सकती है। एक घंटे में 42 आ सकते हैं, जा सकते हैं? नहीं, सब मिला के, आना जाना मिला के आना जाना मिला के। ठीक है। बट ये जो है अभी, क्योंकि डिक्लेयर्ड कैपेसिटी वो बढ़ाती जाती है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है बढ़ाती जाती है। सबसे जो एफिशिएंट एयरपोर्ट रनवे स्ट्रिप है वो गैटविक की है। गैटविक में 56 मूवमेंट्स तक होती है एक घंटे में, एक रनवे स्ट्रिप। तो ये जो है हमारी जो रनवे है, वो भी मतलब हमने नैट से स्टडी कराई थी। नैट एक एजेंसी है वो जिस बेस्ड आउट ऑफ इंग्लैंड, जो स्टडी करती है इसकी सबकी। एंड उसका जो उन्होंने जो स्टडी किया था, उसके हिसाब से दिस रनवे इज एज गुड एज द गैटविक रनवे इन टर्म्स ऑफ दी ऑब्स्टिकल्स वगैरह होते हैं ना, कि क्या मतलब कोई आने जाने में कोई ऑब्स्टिकल नहीं हो, और कोई एयरपोर्ट आसपास ना हो, और बिल्डिंग ना हो, पहाड़ ना हो, सब देखते हैं। सर मौका मिला तो आपसे समझ लेता हूँ कि एक रनवे 42 मूवमेंट्स के लिए काबिल है या 56 मूवमेंट के लिए काबिल है, उसको समझने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है सर? उसका जो है काफ़ी मतलब पेचीदा ये मतलब इश्यूज है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इश्यूज में आते हैं। उसमें देखना पड़ता है कि कोई ऑब्स्टिकल्स है कि नहीं, आसपास कोई ऑब्स्टिकल है कि नहीं, और कोई एयरपोर्ट है कि नहीं, बिकॉज अगर कोई और एयरपोर्ट है उसका भी मूवमेंट इसके साथ क्लैश करेगा। अच्छा। हाँ, जैसे दिल्ली में फॉर एग्जांपल जितने हमारे रनवे हैं, उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि वो जैसे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रही है, वो एक तरफ ना जाए जहाँ पार्लियामेंट हो, जहाँ प्रेसिडेंट्स वगैरह, उसको अवॉइड कर दे टोटली। अच्छा। हाँ, तो वो वैसा वाला कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ है नहीं। तो दिल्ली के कितने मूवमेंट होंगे सर? दिल्ली में जो है आज के तारीख में हमारी जो कैपेसिटी डिमांड एसेस्ड कैपेसिटी 80 मूवमेंट के करीब है। अच्छा। वो बट वहाँ पर ऑलरेडी 4 रनवे है, तीन जब तक तब भी था, इतना ही था। ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, काफी टेक्नोलॉजी भी आ रहा है, काफी चेंजेस भी आ रहे हैं, उसके हिसाब से वो इम्प्रूव होता रहेगा। एक तो कोई आसपास बिल्डिंग्स ना हो। हाँ। दूसरा आपने क्या बताया सर? दूसरा है और कोई एयरपोर्ट ना हो।
एंड बाकी जो है एटीसी के जो अपने जो ऑपरेटर्स है जी। वो उन ऑपरेटर्स का भी ट्रेन करना पड़ता है। वो ऐसा नहीं है कि वो ना मतलब आज वो अगर 30 मूवमेंट कर रहे हैं, कल से वो 40 से 50 कर पाएंगे। धीरे धीरे उनको लेके आना पड़ता है लेवल तक। उनका भी ट्रेनिंग होता है। करेक्ट। वो सब ट्रेनिंग करने के बाद एंड एयरक्राफ्ट टाइप, अगर हमारा काफ़ी हेट्रोजीनियस एयरक्राफ्ट का मिक्स हो, मतलब अलग अलग टाइप के, छोटे बड़ा बड़ा, तो क्या होता है छोटे और बड़े के बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है लैंडिंग में। अच्छा। हाँ, अगर छोटा मतलब वेक वॉर्टेक्स बोलते हैं, अगर वो खिंच जाएगा इनटू द बड़ा, अगर निकल रहा है उसके बाद एक छोटा एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा गैप नहीं रखेंगे तो वो भी एक कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। तो इसके चलते क्या होता है, वो सब देखने के बाद ये तय होता है कि इस रनवे में इतना कैपेसिटी हो सकता है, आपकी ट्रैफिक मिक्स क्या है, आपकी क्या क्या इर्द गिर्द क्या है, वो सब देखने के बाद वो लोग डिक्लेयर करते हैं कि इतना हम कर सकते हैं। तो इंडिया का मैं ये मानूँ कि ये बाय फार वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रिप्स है टू फॉर द मूवमेंट। हाँ, तो इसमें पोटेंशियल है, बिकॉज हमने जब नेट से स्टडी कराया था, नेट से इंग्लैंड से जब स्टडी कराया था, उन्होंने बताया था कि इस रनवे में आपकी 56 मूवमेंट तक जा सकती है। तो इसका एक पॉसिबिलिटी है। तो इसके हिसाब से हम अभी हमारी जो डिक्लेयर्ड कैपेसिटी जो डिमांड बेस्ड है 42 है, बट हम 56 तक जा सकते हैं। कल को इतनी डिमांड हो जाए तो आप 56 तक कर सकते हैं। हाँ, 56 तक जा सकते हैं नेट्स के हिसाब से, बट हमने कंजर्वेटिवली लिया है कि मतलब आप 50 तक भी जाओ तो अच्छा है, बिकॉज 50 भी कोई रनवे इंडिया में आज ऑपरेट नहीं करती, नहीं करते, बिकॉज मुंबई में भी आई थिंक में 48 तक गया है मुंबई में, क्योंकि डिमांड है। मुंबई में एक ही रनवे ऑपरेट कर सकते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो 48 तक गई हुई है। तो उसके हिसाब से दिस कैन गो अप टू 50 एज द सिंगल रनवे मूवमेंट। दैट इज व्हाट हमारी एक नजरिया है। तो इसके हिसाब से हमने प्लान किया हुआ है। तो एक तो रनवे की कैपेसिटी हो गई, एक रनवे जो है ना, हर दम रनवे को ही एक क्रिटिकल एसेट बनाना चाहिए एयरपोर्ट में। अच्छा। हाँ, अगर मतलब रनवे में अगर आप लैंड कर सकते हो, टर्मिनल बनाना उतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर कहीं भी कहीं आपने जमीन निकाल लिया तो बना सकते हैं टर्मिनल। तो रनवे की कैपेसिटी के हिसाब से फिर टर्मिनल का कैपेसिटी का जो कंस्ट्रक्शन होता है। तो जब आप लोग एक एयरपोर्ट पे काम करते हो तो आप लोगों के लिए सबसे क्रिटिकल एसेट एक रनवे होता है। रनवे है, रनवे काफी जगह भी लेती है जी। मतलब हमारी रनवे भी देख लीजिए, ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर लंबी है। तो मतलब उसमें काफ़ी लेंथ रिक्वायरमेंट है, और वो एरिया उसके इर्द गिर्द कुछ नहीं होना चाहिए, टेक ऑफ में ऑब्स्टिकल लिमिटेशन सर्फेस में कुछ नहीं होनी चाहिए। वो काफ़ी एक वेरी इंपॉर्टेंट एसेट है। सर, मैं जब अपनी रिसर्च कर रहा था, जब मैं थोड़ा बहुत देख रहा था, तो मुझे पता पड़ा कि ये टेक्नोलॉजिकली वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरपोर्ट्स होने जा रहे हैं सर in India. Probably, hopefully in the future in world also, but in India it's going to be one of the finest airports, sir. Sir, टेक्नोलॉजिकली ये चीज़ समझना चाहते हैं कि क्या कमाल का काम आप लोग कर रहे हैं, क्या कमाल का काम प्लान कर रहे हैं, और क्या कमाल का काम हो चुका है। टेक्नोलॉजी जो है ना, वो हमारे नज़रिए में ये होना चाहिए जो एक सपोर्ट करे हमें बिजनेस में। टेक्नोलॉजी के कारण, जस्ट नॉट टेक्नोलॉजी, नॉट फॉर टेक्नोलॉजी सेक जी, वो टेक्नोलॉजी हमें कुछ ना कुछ मायने का होना चाहिए। ठीक बात। इसी तरह से हम उसको अडॉप्ट करते हैं जी। हमने जब हमारी यहाँ पर मैंने बताया था कि 12 मिलियन का टर्मिनल था जी, तो उस दौरान क्या हो गया था कि हमारी ट्रैफिक जल्दी से ग्रो करने लगी। हमारी जो ट्रैफिक थी 2014 में हमारी जो ट्रैफिक सब मिला के 10 मिलियन की थी। ठीक। 2019 तक हमारी ट्रैफिक हो गई 21 मिलियन। 5 साल में 10 से 21 हो गई, और हम वो प्लान ही नहीं किया जा सकता। उसके लिए हम कहाँ से, मतलब टर्मिनल बनाने में टाइम लग जाता है, 2-3 साल लग जाते हैं, और इस टर्मिनल के अंदर ही हमको मैनेज करना था। छोटा सा टर्मिनल था, मैंने जो बताया था 1,20,000 स्क्वायर मीटर का टर्मिनल, तो उसके अंदर ही मैनेज करना था। उस टाइम क्या हमने टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज करना चालू किया, और कैसे हम उसको बेनिफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने एक्सप्रेस चेक इन का एक फैसिलिटी चालू किया, वन ऑफ द फर्स्ट इन इंडिया। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि हमने ये देखा कि ऑलमोस्ट 25 से 30% जो आदमी है जो जाते हैं, ट्रैवलर्स हैं, वो ऐसे हैं जो उनके पास हैंड बैगेज खाली है, उनका डोमेस्टिक वाला है, उनको सीधा स्ट्रेट जाना है सिक्योरिटी होल्ड एरिया में, उनको चेक इन के थ्रू जाना नहीं है, बस सिक्योरिटी करना है और अंदर जाना है। क्विक कम्यूटर्स हैं, वो जल्दी जाते हैं, जल्दी आते हैं जी, बस। तो उनके लिए हमने एक फायदा, मतलब फैसिलिटी चालू कर दिया, एक्सप्रेस चेक इन। आप लोग का एक्सप्रेस चेक इन, हाँ। तो एक्सप्रेस चेक इन, वो टेक्नोलॉजी आप बोलो तो लगता नहीं है कि काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोल्यूशन है, बट इनोवेटिव सोल्यूशन, फैंटास्टिक इनिशिएटिव है। हाँ, करेक्ट। तो एक इनोवेटिव सोल्यूशन था जी, तो वो हमने वहाँ पर फर्स्ट चालू किया, और उसके लिए हमें काफी सराहना, मतलब लॉट ऑफ पैसेंजर्स एक्चुअली किसी कमेंट कॉम्प्लीमेंट है कि ये हैदराबाद में ऐसा हुआ है, बाकी क्यों जगह क्यों नहीं हो पा रही है, ऐसे सब आती थी। तो दैट इज द मोटो विथ विच
हम चलते थे कि हम टेक्नोलॉजी या इनोवेशन इसलिए लाएंगे कि जी। हमारी रिक्वायरमेंट है। जी। इसी तरह हमने सब चीज़ों में धीरे धीरे काम किया है। जी। जो रीसेंट एक है, हमने जो पहले जब कोविड वगैरह चल रहा था, जी। उसके जस्ट पहले हमने फेशियल रिकग्निशन पे काफ़ी काम किया। अच्छा। हाँ, तो फेशियल रिकग्निशन ये होता है कि आपका जो चेहरा है वो दैट बिकम्स योर बोर्डिंग पास। दैट बिकम्स योर बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास। हाँ। तो जैसे आप एंटर कर रहे हो, हाँ। आपने एक बार रजिस्टर कर लिया, करेक्ट। तो जैसे आप एंटर कर रहे हो, तो जैसे आप गेट पहुंचोगे, कैमरा है लगा हुआ है, वो आपका चेहरा देख के पता चल जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपका आइडेंटिटी क्या है, आप कौन से फ्लाइट से जा रहे हो। ये पहले गेट पे पता पड़ जाएगा। हाँ। हाँ। तो आपने अगर रजिस्टर कर लिया तो एक पूरा आ जाता है। हाँ। तो उसके बाद क्या है, देन यू स्टार्ट एंटरिंग एंड देन यू, आप उसके बाद चेक इन में जाते हो, चेक इन में भी दिस इज पॉसिबल। उसके बाद फिर आप सिक्योरिटी में तो सिक्योरिटी चाहिए में नहीं पता होता चल है। जाता है, जी। उसमें भी पता चल जाता है। अच्छा। हर जगह कैमरा लगा हुआ है एंड फेशियल रिकग्निशन के हिसाब से हो सकता है। ये हमने ओरिजिनली कॉन्सेप्ट डिवाइस किया था हैदराबाद में। ये और कहीं नहीं था। नहीं, पहले जब हमने सोचा था, सोचना चला गया था। उसके बाद ये जो है, और अलग अलग एयरपोर्ट में भी इसका पैरेलली काम दिखाया गया, जी। मतलब बैंगलोर हो, दिल्ली हो, सब जगह चल रहा था। दिल्ली में फेशियल रिकग्निशन है? है। तो मैं डिजी यात्रा जो आज की तारीख में हमने जो सुना है वो जी। फेशियल रिकग्निशन ही है। ओह। हाँ, तो हमारा यहाँ जो चालू हुआ था वो धीरे धीरे गवर्नमेंट को भी अच्छा मतलब लगा। पता चला, अच्छा लगा। हाँ। तो गवर्नमेंट बोला कि वाई आर यू ओनली डूइंग, इसको हम एक एयरपोर्ट में करके क्या फायदा, सब में सब करना एयरपोर्ट में एक साथ कर लेते जी। हैं। तो डिजी यात्रा गवर्नमेंट की इनिशिएटिव उसके बाद चालू हुई। जी। तो ये सेम टेक्नोलॉजी है, जी। मतलब टेक्नोलॉजी थोड़ा और इवॉल्व हो गया है और Correct. थोड़ा इंप्रूव हो गया है। उसमें क्या होता है कि आपका चेहरा बिकम्स योर बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास। तो आपने एंटर कर लिया, तो भी आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया डिजी यात्रा में, तो जैसे आप आ गए, आपने खाली अपना मोबाइल फोन को उधर लगाना है कि ये मेरा बोर्डिंग पास है, ऑटोमेटिकली वो आपके चेहरे से पता चल जाएगा कि ये कंफर्म्ड है कि यही पैसेंजर है आज के तारीख में जो ट्रैवल कर रहा है। ऑल्सो वर्क्स एज योर आईडी। इट वर्क्स एज आईडी। तो अभी क्या, सीआईएसएफ इज नॉट इवन चेकिंग यू, बिकॉज सीआईएसएफ ने ऑलरेडी आपकी वेरीफाइड पैसेंजर ऑफ सीआईएसएफ के हिसाब से पहले से। मतलब आज शाम को जब मैं जाऊंगा, हाँ, डिजी यात्रा में अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है, जी, आपने खाली अपना फ्लाइट का लोड करना है जी। जैसे स्कैन करेंगे आप, यू कैन गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जी। द कैमरा विल रिकॉग्नाइज यू जी। एंड यू एंटर विदाउट एनी थिंग, देयर इज नो सीआईएसएफ चेकिंग एनी स्मूथली हो जाएगा। स्मूथली। उसके बाद आपने, अभी तो हमने चेक इन काउंटर में डाला नहीं है, बट आपने सिक्योरिटी में जाना है, सिक्योरिटी में भी सेम, आपका फेस के हिसाब से सीधा अंदर आपकी एंट्री हो जाएगी। जी। एंड देन आपकी फ्रिस्किंग विस्किंग जो होने के बाद आप निकल गए। हर बोर्डिंग गेट में भी लगा हुआ अभी, ठीक है। सो बोर्डिंग गेट में भी जैसे एयरलाइन वाले चेक करते हैं ना कि आप, जी, तो वो भी जरूरत नहीं है, आप यू कैन स्ट्रेट वॉक इन। सो लिटरली एंड टू एंड यू कैन एक्चुअली गो विदाउट हैविंग टू इंटरेक्ट विद एनीवन। तो ये पायनियर्स थे आप इस काम के। इस काम के 5-6 साल पहले हमने चालू की थी, शायद 1-2 और एयरपोर्ट में भी चालू की थी प्राइवेट सेक्टर में। फाइनली उसको मतलब सरकार ने एक साथ मिला के अभी तो काफ़ी एयरपोर्ट्स में आ गए डिजी आता है। ये एक अच्छी इनिशिएटिव है, तो फाइनली उसका शेप भी ले रहे हैं। तो उसमें हमारी एक योगदान थी इनिशियल वाले में, जो दैट इज़ व्हाट समथिंग मैं बताना चाहता हूँ। इसके सिवा अभी हम एक नया इनिशिएटिव पे अभी काम कर रहे हैं। क्या है सर वो? इसको बोलते हैं एपॉक, एयरपोर्ट ऑपरेशन सेंटर। ठीक है। तो ये जो है, एक पूरा कंट्रोल सेंटर है एयरपोर्ट का। ये 5500 एकड़ जो मैंने बताया, उसको पूरा का पूरा एक मतलब एक सेंटर में एक सेंटर के अंदर से कंट्रोल होगा। तो उसमें क्या होने वाला है कि हमें ये पता चल जाएगा कि अगर कोई मतलब ट्रैफिक जैम हो रही है इवन ऑन द रोड्स, उसके बारे में पता चल जाएगी, पहले से इंटीमेशन आ जाएगी कि शायद ट्रैफिक बिल्डअप हो रहा है। अगर हमको रिसोर्स वहाँ भेजना है, बाहर भी एयरपोर्ट के जहाँ तक आपका एयरपोर्ट के प्रेमाइसेस हैं, हाँ प्रेमाइसेस है, वहाँ से आप डेटा लेना शुरू करेंगे और आखिरी तक डेटा के थ्रू उसको पूरा डेटा, जैसे अगर आप अज्यूम करिए कि एक एंट्री गेट में क्यूइंग बढ़ रही है जी, और 2-3 काउंटर्स में क्यू नहीं है जी, तो अलर्ट मिलता है, चालू हो जाएंगे। ये भी पूरा सीसीटीवी बेस्ड एनालिटिक्स में चल रहा है कि सीसीटीवी इज एबल टू रीड कि इस काउंटर में आप जो है 5 मिनट से ज्यादा वेटिंग होने वाली है, वैसे उस गेट में 2 मिनट ही है, तो आप किसी को भेजिए कि इसको बैलेंस करे क्यू को। हाँ, तो वो पहले से बताया जाता है। तो दैट इज सीसीटीवी बेस्ड एनालिटिक्स, मतलब हमारे ऑलरेडी सीसीटीवी सब जगह लगी हुई है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। उसी के ऊपर हमने एल्गोरिथम लोड किया है, उसके हिसाब से पूरा सीसीटीवी बेस्ड एनालिटिक्स हमको पता चल जाता है लोकेशन टू लोकेशन कि क्या है, कैसे होने वाला है। सिक्योरिटी में अगर कहीं क्राउड हो रही है तो हर जगह, अगर कोई मैनिंग नहीं हो रही है, कोई चेक इन काउंटर या कोई सिक्योरिटी काउंटर मैनिंग नहीं हो रही है, उसको भी पता चल जाता है। तो वी कैन एक्चुअली एस्केलेट इट टू द नेसेसरी, आइदर टू द एयरलाइन और टू द सिक्योरिटी पीपल और टू द इमिग्रेशन कि आप जरा बढ़ाइए स्टाफ। तो वो एक एडवांस्ड इंटीमेशन मिल जाती है।
तो एक ये प्लानिंग ऑफ एयरपोर्ट, ब्रिंगिंग इन एफिशिएंसी, इम्प्रूविंग द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द पैसेंजर, ये सब इसके दौरान हो सकता है। तो ये हमने एक एपॉक बोल के एक चालू किया है। ये लॉन्च होने वाला है? ये एक हमारे पास अभी एक वर्जन है, इसको एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। इसको हम अभी क्या बोल रहे हैं, और बड़ा और बेहतर बनाने वाले, और परफेक्शन की तरफ हाँ हाँ। और इसमें जो AOCC जो थी हमारी, दैट वाज ओनली मैनेजिंग इनसाइड द एयरपोर्ट, जैसे आपने बताया कि टर्मिनल हो या एयर साइड हो। करेक्ट। अब ये एपॉक इज एक्चुअली मच मोर एडवांस, कंप्लीट प्रीमाइसेस, एंड टू एंड। हाँ, इसमें टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जैसे हमने बताया कि ये कैमरा जो बेस्ड एनालिटिक्स है वो पहले नहीं था। हमें ऑल्सो यही पता चल जाएगा कि अगर कोई जगह अगर लाइट नहीं चल रहा है वो भी पता चल जाएगा। टेक्निकल चीज़ें भी ला रहे हैं, IT की अगर मतलब अगर वाईफाई ठीक से नहीं चल रही है वो पता चल जाएगा। एंड मतलब एयर साइड में भी अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हर चीज़ का जो है एक कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट एनालिसिस हो सकती है। करेक्ट। और इसके सिवा एपॉक में हम ऑलरेडी प्लान ऑफ द डे बना सकते हैं। इनफैक्ट एक साल पहले प्लान बना सकते हैं कि अगर दिवाली की क्राउड होने वाली है, अगले साल का हाँ, अगले साल दिवाली होने वाली है, उस दिवाली का टाइम सबसे ज़्यादा क्राउड होता है, तो उसके लिए कैसे मैनेज करना है, कितना मैक्सिमम आदमी चाहिए, अगर पुलिस की रिक्वायरमेंट है पुलिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक पूरा प्लान बनाने का जो नज़रिया उसमें भी इसको ला सकते हैं। तो दिस इज सम वेरी एडवांस थिंग विच इज़ देयर इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स फॉर इट्स कमिंग इनटू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये इसका हम काम कर रहे हैं। कमाल है सर, बहुत खूबसूरत सर। सर, सस्टेनेबिलिटी आज के टाइम में हर किसी को चाहिए कि जितना ग्रीन हो सके उतना बढ़िया, जितना धरती के लिए कर सकें, जितना पृथ्वी के लिए कर सकें उतना कमाल रहेगा। सस्टेनेबिलिटी के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट के इनिशिएटिव्स क्या हैं सर? सस्टेनेबिलिटी के लिए हैदराबाद में काफ़ी सालों से काम चल रहा है जी। ACI में, हमें ACI बोल एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल में हर साल एक न एक एजेंडा पे डिस्कशन होता रहता है। तो हर साल लास्ट 6 ईयर से हमें एक आइदर गोल्ड, प्लैटिनम या सिल्वर अवार्ड मिलते रहे हैं। दिस एयरपोर्ट, मतलब ये एयरपोर्ट को हर साल मिलता रहा है, हर साल लास्ट 6 ईयर्स में एक न एक कैटेगरी में मिलता रहा है। तो इसमें हमने काम पानी पे किया हुआ है। हमारे यहाँ पर जो है वाटर, मतलब हमने वाटर का जो फ्लो है, मतलब ये एयरपोर्ट बड़ी लैंड है, उसमें बहुत पानी में, स्पेशली पहले जब ये ज़मीन में ये कंक्रीट और पेवमेंट वगैरह नहीं थे तब तो खाली ओपन ज़मीन था। अब क्या, बारिश जब गिरती है पानी बहुत फ्लो बढ़ती है, वो सब नॉट नेसेसरली इट विल गो डाउन, पानी के अब्जॉर्ब नहीं हो जाता, तो उसका फ्लो होता है। हमने देखा है कि वाटर को कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सके। तो हमने एक रिजर्वर बनाया है, एक 65 एकड़ का एक रिजर्वर बनाया है जिसमें हम पानी कलेक्ट करते रहे। इसी लैंड में, इसी लैंड के अंदर। तो उसके अंदर 65 एकड़ का हमने एक रिजर्वर बनाया है। उसके अंदर जो पानी जाती है वो उसके यूटिलाइजेशन से 4 महीने की हमारी वाटर रिक्वायरमेंट मीट हो सकती है। वही सारा पानी इस एयरपोर्ट में हर जगह यूटिलाइज होता है? नहीं, वो नहीं, मतलब उसका हो सकता है, उसमें ऑलरेडी डेली उसमें से हमने एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है और उसमें हम डेली 1000 KL हम यूज़ करते हैं उससे। तो साल में से 12 महीने में से 4 महीने आप उसी रिजर्वर से काम चला सकते हैं। जी, 4 महीने जो मैंने बताया वो एक अरिथमेटिक एवरेज है, बट रोज हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसमें 1000 KL हम इसमें से यूज़ करते हैं, वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के करते हैं। और बाकी जो है इसी तरह से और 2-3 जगह हमने आइडेंटिफाई किया है, बिकॉज ये जो एयरपोर्ट हैदराबाद की जो लैंड है वो प्लेन नहीं है, थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ है। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल है हमने आइडेंटिफाई किया है 5 या 6 रिजर्वायर्स बन जाएंगे इस लैंड में। एक तो उसमें क्या होता है कि वो वाटर हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर आवर ओन पर्पस, बट दूसरा ही जो है कि ग्राउंड वाटर लेवल की जो टेबल है, वाटर टेबल है, उसकी भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। तो दैट इज व्हाट हमने ऑब्जर्व किया है। इस एरिया में भी लोकल जो विलेजेस आसपास है, दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि पानी की जो है वाटर लेवल ऑल ऑफ अ सडन इंप्रूव होने लगी है। जब लगता है कि एयरपोर्ट आने के बाद कम होने चाहिए, बट उल्टा हुआ है। तो एक तो ये है। दूसरा है, आपने हमारे एयरपोर्ट में आते हुए देखा होगा कि हमारी जो ग्रीनरी है बहुत बढ़िया है, कमाल है सर। हाँ, तो ये जो ग्रीनरी है उस पर भी हमने काफ़ी फोकस किया हुआ है। और इसमें भी एक टेक्नोलॉजी हमने यूज़ किया है। बेसिकली क्या है ना, हमारा क्लाउड बेस्ड इरिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो जहाँ पानी भी वो उस टाइम पे ही फेंकते ही जब लैंड ड्राई हो जाती है या उसकी रिक्वायरमेंट है पौधे की, खुद ही समझ लेती है कि अब हाँ, रिक्वायरमेंट उसकी स्टडी करके उसके हिसाब से वो जहाँ पानी रिक्वायरमेंट है वो पानी ऐसा ही वेस्ट नहीं हो जाती है, एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वो पानी उसको छोड़ती है। ये
प्लांट्स का एपॉक है। हाँ, कमाल सर। हाँ, तो इनफैक्ट एपॉक में जो मैं बताया था, हर इवन हॉर्टिकल्चर का हो, अच्छा, सुवेज ट्रीटमेंट का हो, ये सब भी included है? सब पूरा 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 कंट्रोल। इट्स अ हाँ। कंप्लीट सिटी मैनेजमेंट। हाँ, अगर आप एयरपोर्ट को सोचो 5,500 एकड़ अगर है, तो पूरा सिटी कैसे मैनेज होना उसमें एक, करेक्ट। so there will be a duty manager who will like almost like the हाँ, sheriff of the city. जी। He will be sitting and managing everyone. हाँ, हाँ, So that is the beauty of epoch. जी, So उसमें ये भी मॉनिटर होगा। जी, हाँ, तो ये जो मैं बता रहा था, तो हमारा पूरा ग्रीनरी उस एरिया में काफ़ी बड़ा है, Correct. एंड अलोंग द रोड इट्स कम्प्लीटली देयर, जी, एंड हम जितना हो सके प्रिजर्व किया है, हाँ। हमने प्रिजर्व किया हुआ है, एंड हम काफ़ी डेवलप भी करते हैं ट्रीज जी, वगैरह, तो इसमें काफ़ी पानी का हो गया, ट्रीज का हो गया, बायोडाइवर्सिटी हम उस तरफ से लाते हैं। हम्म, और हम इस पे और भी काफ़ी इनिशिएटिव्स हमने किया है, हम्म, जैसे बोलते हैं ना, जो ब्रिज माउंटेड इक्विपमेंट बोलते हैं। ब्रिज माउंटेड इक्विपमेंट है पैसेंजर, जैसे एयरक्राफ्ट जब आती है फॉर द बेस, इट कैन एक्चुअली बी बर्निंग फ्यूल फ्रॉम द ऑक्सिलरी पावर यूनिट। ऑक्सिलरी पावर यूनिट एक जेट है जो एयरक्राफ्ट के पीछे लगी रहती है, जो चलती रहती है जब एयरक्राफ्ट इज ऑन द ग्राउंड, सो दैट एयरक्राफ्ट की एनर्जी रिक्वायरमेंट हो, उसकी कंट्रोल्स वगैरह चलते रहे। उसको हम रिप्लेस करने के लिए हमने प्री कंट्रोल एयर एंड ग्राउंड पावर यूनिट, ये दोनों यूनिट्स हमने एरोब्रिजेस में लगाए हुए हैं। तो इसके चलते क्या हो जाता है कि जितने भी एयरक्राफ्ट जो डॉक्ड होंगे ऑन आवर पार्किंग वेज, दे डोंट हैव टू रन द ऑक्सिलरी पावर यूनिट। उस एक में तो फ्यूल की खपत कम हो जाती है, उनका भी पैसा बचता है, जी, दूसरा है एनवायरनमेंट के लिए वो काफ़ी अच्छा काफी है। अच्छा है। तो ये भी एक इनिशिएटिव है, हमने रिसेंटली वो चालू किया है। तो ऐसे काफ़ी हम इनिशिएटिव्स करते रहते हैं जिसमें हमारी Sustainability पे आपका पूरा focus है। फोकस है। जैसे दिस इज अ नो प्लास्टिक जोन, मतलब एयरपोर्ट के अंदर जो भी है, हमारे टर्मिनल के अंदर में देयर इज नो प्लास्टिक नहीं मिलेगा। प्लास्टिक, मतलब आप खाना भी खा रहे हो वो भी रिसाइकल्ड पेपर और plates होंगे। तो वैसे हम उसे जी। सिंगल यूज प्लास्टिक हमने अवॉइड किया हुआ है, सिंगल Correct. यूज प्लास्टिक। तो ऐसे काफ़ी कुछ है जो हम लोग हर चीज़ पे नज़रिया चालू करके ऐसा। और यही रीजन है कि आप इतने अवार्ड जीतते हैं, है ना सर? हाँ। सर, आई थिंक आपने शायद इसका जवाब दे दिया है, बट मैं फिर भी एक बार पूछना चाहूंगा कि सर, पैसेंजर एक्सपीरियंस कमाल का हो, जो कि मेरा कमाल का था, इसके लिए आप लोग का कितना रिसोर्स, कितनी एनर्जी और किस तरह के इनिशिएटिव्स जाते हैं सर? जो पैसेंजर एक्सपीरियंस है, इस पे हमारे यहाँ एक हमने फोकस्ड अटेंशन दिया हुआ है। जी, हमारे यहाँ पर एक चीफ पैसेंजर एक्सपीरियंस ऑफिसर है। ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि ये चीफ पैसेंजर एक्सपीरियंस ऑफिसर जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में भी काफ़ी और जगह होगा। तो हमारे यहाँ से ये नज़रिया था कि ऑपरेशंस जो है हेड करता है चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, Correct. उनकी रोल ये है कि वो ऑपरेशंस एफिशिएंसी मेंटेन करें। काम हो रहा है, ये काम हो रहा है कि नहीं, जो पैसेंजर ठीक टाइम पे का मतलब फ्लाइट पे चढ़ रही है कि नहीं, एयरक्राफ्ट टर्न अराउंड जल्दी हो रहा है कि नहीं, मतलब कोई भी कंस्ट्रेंट ना हो, वो देखना है उसका नज़रिया। वेरएज कमर्शियल वाले देखते हैं कि जो पैसेंजर जो आ रहा है ठीक से पैसा बन रहा है कि नहीं, कितना पैसा बन रहा है वो देखते हैं। और सिक्योरिटी वाला देखते हैं कि सिक्योरिटी सब ठीक चल रहा है कि नहीं। ठीक बात। हर आदमी का एक नज़रिया होता है। पैसेंजर की जो नज़रिया से देखने वाला कोई एक्सपीरियंस को समझ हाँ, नहीं, पैसेंजर के तरफ से देखने वाला कि खाना जो मिल रहा है अच्छा है कि नहीं, जी, टेस्ट अच्छा है कि नहीं, सिक्योरिटी के साथ जो पैसेंजर का है एक्सपीरियंस अच्छा था कि नहीं, एयरलाइन के साथ एक्सपीरियंस अच्छा था कि नहीं, हाँ, जो टॉयलेट्स थे वो क्लीन थे कि नहीं, जी, मतलब जो भी पूरा एक्सपीरियंस जो पैसेंजर का, एंग्जाइटी कम हो, जी, है ना, वो देखने का जो था एक रिप्रेजेंटेटिव था नहीं। ठीक बात। तो इसके चलते हमने सोचा कि एक चीफ पैसेंजर एक्सपीरियंस ऑफिसर अपॉइंट करते आप हैं। लोगों ने ये नया एक डेजिग्नेशन बनाया? हाँ। जी, तो चीफ पैसेंजर एक्सपीरियंस ऑफिसर हम लाए जी, और उनके अंडर हमने टीम बनाई, क्वालिटी, बिजनेस एक्सीलेंस, वो सब जो भी बना के जी, उनके अंडर बनाए। तो उनका जो रोल यही है कि वो पैसेंजर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। कोई भी मीटिंग में उनको यही बताना है कि पैसेंजर के नज़रिया क्या होगा, अगर क्या हमने फील कर रहे हैं। हाँ। तो इस तरह से हमने वो लाया। तो उन्होंने काफ़ी चेंजेस सजेस्ट किया है, कैसे मतलब एक दो बताइए सर चेंजेस जो आप लोगों ने जैसे किए। एक था कि हमारे यहाँ जो रेडियो में जो चलती थी म्यूजिक जो थी, वो एक अलग अलग टाइप की म्यूजिक हो रही थी, एंड काफ़ी कंप्लेंट्स आ रहे थे कि यार सुबह के टाइम में आपने ये डिस्को म्यूजिक लगा दिया या ऐसा काफ़ी कुछ कंप्लेंट आने लगे थे कि क्या म्यूजिक लगा दिया, कि सबको हर चीज़ की म्यूजिक की कंप्लेंट्स भी आती है म्यूजिक सर की एयरपोर्ट पे? कंप्लेंट में आती थी। तो ये हमने फिर इनको ये जो हमारे ऑफिसर चीफ पैसेंजर एक्सपीरियंस, उन्होंने सर रेकमेंड किया कि ऐसा ना करके खाली म्यूजिक ही प्ले करते हैं, करेक्ट, सॉन्ग्स नहीं प्ले करेंगे, जी, एंड बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ द डे। जी, अगर सुबह का टाइम है तो किस तरह का म्यूजिक होना चाहिए, शाम का Correct. टाइम हो, मतलब हर
डिफरेंट डिफरेंट टाइप का म्यूजिक, वो ऐसा है। जी। दूसरा उन्होंने जो किया कि जैसे हम टर्मिनल में एंटर करते हैं ना, एंग्जाइटी लेवल हाई होती है कि पैसेंजर को फ्लाइट पकड़ना है, ठीक बात। तो उसमें हमने एक परफ्यूम इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब स्लाइट परफ्यूम विच इज नॉट कि बहुत स्ट्रांग हो, हैवी नहीं है। जैसे एक ऐसे एंटर करेंगे ना, यू कैन फील रिलैक्स्ड। अच्छा। तो ऐसे हाँ। हर बाकी उसके बाद जैसे टॉयलेट की जो क्लिनलीनेस है, हाँ। टॉयलेट की क्लिनलीनेस हो रही है नहीं हो रही है, हाँ। फीडबैक होना चाहिए, उसका मैकेनिज्म कैसे लोड करना है। करेक्ट। हाँ। फिर ना अलग अलग ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें, खाना जो मिल रहा है, खाना जो मिल तो रहा आप है, लोग हर आउटलेट को चेक करते हैं? हाँ हमारी खाना खा ऑडिट खा के? नहीं देयर इज एन ऑडिट टीम। अच्छा। तो ऑडिट टीम क्या करती है, वो तो पूरा एक क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हैं कि जो ठीक है। है ठीक हो रहा है कि नहीं, किचन्स ठीक है कि नहीं, हम्म। वो रेगुलरली जाके चेक करते हैं, उनकी एक चेकलिस्ट होती है। जी। उसके सिवा ऑल्सो ये होता है कि फूड की प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, फूड की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। उस सब के ऊपर हम लोग नजरिए रखते हैं। ठीक है। तो दैट इज हाउ दैट हाँ। एंटायर एक्सपीरियंस इज गारंटीड। पैसेंजर का एक्सपीरियंस हाँ, कमाल करता है हाँ। सर। सस्टेनेबिलिटी हो गया सर, पैसेंजर एक्सपीरियंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कनेक्टिविटी सर, क्या विजन है इस एयरपोर्ट का? क्या कनेक्टिविटी में ये सुधार लेके आ रहा है देश के अंदर? क्या होने वाला है सर यहाँ पे? सी कनेक्टिविटी तो एयरपोर्ट एक्चुअली इज अ हब फॉर कनेक्टिविटी, करेक्ट। क्योंकि यहाँ एयर से आदमी आते हैं, रोड में भी आते हैं, तो अलग अलग जो नज़रिया होता है। एक हमारी जो विजन है, ये आज की तारीख में ऑलरेडी द 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट है इंडिया में, एंड प्री कोविड ये 6th लार्जेस्ट थी हमारे उस ज़माने में, जो थी कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और मुंबई थी, कलकत्ता और चेन्नई थी जी। तो इसके बाद बैंगलोर और हैदराबाद का नंबर आता था। करेक्ट। बट अब ये उसके बैंगलोर ऊपर उठने लगी और फिर हैदराबाद भी एज नाउ बिकम द 4th लार्जेस्ट आफ्टर दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद। चेन्नई इज गॉन बैक। Chennai has already gone back, and also Kolkata went back earlier also. तो we are already the 4th largest airport. ठीक है। और हमारा जो हमने जब ये 6-7 साल पहले हमारी जो ट्रांसफ़र पैसेंजर नंबर थी, ट्रांसफ़र पैसेंजर होता है कि जिसको हैदराबाद में आना नहीं है, जिसको ट्रांसफ़र करना है, मतलब अज्यूम करिए जिसे मतलब मदुरई से हैदराबाद आके अगर सूरत जाना है, हाँ, तो सूरत और मदुरई की भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होगी, तो वो कनेक्ट करेगा, ट्रांजिट करता है। तो उस वैसे जो पैसेंजर है वो नंबर हमारे यहाँ पर 6 to 7% हुआ करती थी एक ज़माने में। अच्छा। आज के तारीख में दैट इंक्रीज टू ऑलरेडी 25%। हमारा जो 25% ऑफ द ट्रैफिक टुडे इज नॉट डेस्टिनेड फॉर हैदराबाद। सो दैट इज वन थिंग अबाउट कनेक्टिविटी। और उसमें एक जो बेनिफिट होता है कि क्या है कि एक फ्लाइट अगर कहीं से ला रहे हो, आप ओनली ओडी मतलब ओरिजिनल डेस्टिनेशन पैसेंजर देखो तो समटाइम्स वाइबल नहीं बनती। ठीक है। अगर ट्रांसफर पैसेंजर जो आ जाए तो फ्लाइट वाइबल बनने जाती है। तो उसके चलते हमारे यहाँ भी काफ़ी फ्लाइट्स चालू हो गए। सो ट्रांजिट पैसेंजर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो पूरे प्रोजेक्ट को वाइबल बनाता है और रूट्स को वाइबल बनाता है। अच्छा। काफ़ी रूट्स को वाइबल बनाता है। और उसके सिवा हमारे जैसे एयरपोर्ट्स है उसमें भी जब दे स्पेंडिंग टाइम यहाँ आते हैं, स्पेंड करते हैं कमर्शियली, मतलब हमारे लिए भी अच्छा है। वो मतलब कुछ ना कुछ खाएंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे, वो भी एक एयरपोर्ट के जो बिजनेस के उसके लिए अच्छा है। तो ये भी हम करते हैं। तो एक तो ट्रांजिट हब, ट्रांसफर हब का एक पोटेंशियल है। ये हमने जो फर्स्ट फेज प्री एक्सपेंशन इटसेल्फ हमारा ऐसा चल रहा था। अब तो हमारा एक्सपेंशन हो गया, हमारा टोटल एरिया 3,80,000 स्क्वायर मीटर्स हो गया है, एंड दैट इज मोर देन 3 times the original size. And the capacity has gone up to 40 million. 40 million हम इस टर्मिनल से अब हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। उसमें हमने जो पहला जो ट्रांसफर फैसिलिटीज था वो एक कंस्ट्रिक्टेड थे, बिकॉज हमने प्लान ही नहीं किया था जब फर्स्ट फेज में कि इतना ट्रांसफर। हाँ, हमारा जब 6%, 7% ट्रांसफर चल रहा था, 20-25% का हमने सोचा नहीं था। इस फेज में हमने उसको फैक्टर किया है। क्या सर जो ट्रांजिट जब आप प्लान करेंगे, ट्रांजिट कस्टमर्स अब बहुत ज़्यादा होंगे, तो प्लानिंग में क्या चेंजेस आते हैं सर? तो इसमें एक चीज़ होती है कि ये जो पैसेंजर है ही इज़ नॉट कमिंग इनटू द सिटी में, आ ही नहीं रहा है। करेक्ट। उसको ट्रांसफर टर्मिनल के अंदर ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो टर्मिनल में अराइव करके डिपार्चर लेवल में जाना पड़ता है। ठीक है। तो उसमें एक सिक्योरिटी की फैसिलिटी करना पड़ता है। ठीक है। जो जितना स्मूथ हो उतना आपकी कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो हमारे पास इसके पहले 2 ही मशीन थे, एक्सरे मशीन थे, नॉर्मल एक्सरे मशीन थे, जो जिसमें ये होता था जी। तो उसमें जो टोटल पैसेंजर जो कर सकते थे दैट इज वेरी लिमिटेड जी। अब क्या है, उसको हमने बढ़ा के 6 मशीन की कैपेबिलिटी कर दी है, वो भी ATRS, ऑटोमेटिक ट्री रिट्रीवल सिस्टम वाली। तो उसका हमारी कैपेसिटी ऑलमोस्ट हैज गॉन अप बाय 5 times जो पहले थी। वो अब जो एनी एयरपोर्ट में पैसेंजर ना जब ट्रांसफ़र करता है उसको
फास्टेस्ट कनेक्शन चाहिए, जितना जी। जल्दी कनेक्ट कर सके चाहिए। जी। तो हमारी यहाँ पर है कि मिनिमम कनेक्ट टाइम बोलते हैं MCT। जी। तो MCT फॉर D2D, दैट इज डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक, ठीक है। मतलब जी। देशीय जो यात्रा करते हैं समझ गया। उसके लिए 45 मिनट्स कर दिया है। वेरी फास्ट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड ठीक है। इन टर्म्स ऑफ द टाइम। ये आपने एक बेंचमार्क सेट किया है हाँ कि हाँ 45 मिनट्स के अंदर। बेस्ट, हाँ बेस्ट इन द वर्ल्ड। जी। वेरी देयर आर मेनी एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड व्हिच अचीव दैट नंबर। जी। हम भी उसी नंबर तक पहुंच गए हैं। Correct. 45 मिनट्स के अंदर जी, हम कर जी, सकते हैं जी। D2D ट्रांसफर। जी। और एक है ये जो इम्पोर्टेंट है, हमने उस टाइम अगेन ये सोचा नहीं था कि ये होगा। जी। जो है ना, हमारे यहाँ तो स्ट्रॉन्ग एयरलाइंस नहीं थे। हाँ। एक I2I ट्रांसफर का जो पॉसिबिलिटी है, दैट इज जी। इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल, जिससे मतलब इंडिया के अंदर एयरपोर्ट में लैंड करके जाना है, उसको इंडिया की वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। करेक्ट। और जो यहाँ ट्रैवल नहीं करने आ रहा है, जी। जैसे देर आर लॉट ऑफ पीपल जो अगर अज्यूम करिए ढाका से इधर आते थे, ठीक है। यहाँ से मिडल ईस्ट जाते थे। ठीक है। अभी रिसेंटली हम चालू हुआ है, हमने देखा है कि देर इज पीपल आर कमिंग फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया लैंडिंग हियर गोइंग फॉर मिडल ईस्ट। तो दीस आर काइंड ऑफ पैसेंजर्स जो पहले हमने सोचा नहीं था कि हैदराबाद के थ्रू आएंगे, जी। अब आने लगे हैं। जी। अब I2I का भी हमने फैसिलिटी बनाया। ठीक है। I2I 1 घंटे के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो वो एक फैसिलिटी है। जी। दूसरा है D2I डोमेस्टिक से अगर इंटरनेशनल जा रहा है, जी। काफ़ी जो अज्यूम करिए भुवनेश्वर से यहाँ आया, जी। यहाँ आके यहाँ से शायद सिंगापुर जा रहा है, ठीक है। बिकॉज शायद फ्लाइट वहाँ कम हो, जो भी है, so ऐसा पैसेंजर भी आ सकता है। तो दैट इज अदर एलिमेंट विच वी हैव स्टार्टेड, वो हम 75 मिनट्स के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस उसी का है, हाँ, क्योंकि आपको उसमें काफ़ी इमिग्रेशन का प्रोसेस बट वो भी है। आपने 75 75 मिनट्स के अंदर कर लेंगे। जी। और एक है I2D, दैट इज इंटरनेशनल से आने के बाद कस्टम्स क्लियरेंस करना पड़ता है डोमेस्टिक का, वो भी हमारा जो है वो 90 मिनट्स के अंदर कर सकते हैं। सो ये चारों हमने जो फैसिलिटी बनाया है इंटरनेशनल, D2D, I2I, I2D, D2I। हाँ, ये कमाल है। चार फैसिलिटीज है। हाँ, ये चारों फैसिलिटीज हमने अभी बनाया हुआ है। हाँ। एक सिंगल टर्मिनल के अंदर करने वाली जो फैसिलिटी, ये हैदराबाद में ही अब होगी, बिकॉज दिल्ली में आपका 3 टर्मिनल है, करेक्ट। बैंगलोर में 2 टर्मिनल है, हाँ। तो जहाँ जहाँ ज़्यादा टर्मिनल्स है, मुंबई में भी 2 टर्मिनल है, जी। वो उनको क्या है कि दे कैन नॉट गारंटी कि हर फ्लाइट का जो पैसेंजर है विल बी एबल टू आप कनेक्ट। लैंड T1 पे कर सकते हैं और जा T2 से सकते हैं। तो वो एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, जी। तो वो यहाँ नहीं है। ठीक। तो दैट इज वाउ वी आर पोजिशनिंग हाँ। हम पोजिशन कर रहे हैं कि हम एक मेजर हब बन जाए। करेक्ट। तो हमारी ऑलरेडी 25% ट्रांसफर पैसेंजर है, धीरे धीरे वी वांट टू इंक्रीज दैट सिग्निफिकेंटली। जी। सो दैट इज आवर गोल। ये आप लोग की यूएसपी है सर, ये इंडिया में नहीं है दूसरी जगह। हाँ, ये हमारी यूएसपी है। कमाल सर। तो ये एक हो गई फॉर द एयर पैसेंजर। जी। दूसरा तरफ जो है रोड का जो कनेक्टिविटी है हमारे यहाँ पर अच्छा है। हैदराबाद में फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर एक आउटर रिंग रोड है, ठीक है। which is one of its kind again. जी। It's the biggest outer ring road perhaps in India. जी। 160 किलोमीटर की 8 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड रोड है, जी। जिसपे गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा सकती ठीक है। है। सो यहाँ क्या है कि हैदराबाद में कोई भी लोकेशन आपको जाना है एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट एक एंड पे है, पर हम मोस्ट लोकेशंस वी कैन रीच इन 1 आवर्स टाइम। बट हमने इतना अच्छा वो बना दिया है कि लोगों के लिए अब कहीं भी पहुंचना मुश्किल नहीं है। हाँ, इंफ्रा अच्छा बन गया है। इंफ्रा मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने जो बनाया है ओवर द पीरियड अच्छा बनाया है, जी। तो ये ऐसा एक अच्छा चीज़ हो गया जी। है। उसके सिवा अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है मेट्रो कनेक्टिविटी। मेट्रो इधर है नहीं इनटू द एयरपोर्ट, वो भी बन रही है। जी। वो जब बन जाएगी, वो भी हमारी पूरे मेट्रो नेटवर्क के साथ सेटअप हो जाएगी, तो कनेक्ट हो जाएगा, तो कोई भी जिसको आना है यहाँ एयरपोर्ट में आ सकता है थ्रू मेट्रो। कमाल। तो और जो बस सर्विस है वो भी अच्छी चलती है यहाँ पर, वो भी मतलब इलेक्ट्रिक बसेस ही एयरपोर्ट में आती है मोस्टली, एंड वो भी अच्छी चलती है। इट इज़ कनेक्टिंग टू वेरियस लोकेशंस इन द डिफरेंट प्लेसेस। सर, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या जब कोई व्यक्ति बहुत सारा कमाल का काम करता है, तो वो एक आध दो कमाल के काम कई बार गिनाने में चूक जाता है, भूल जाता है। उसी तरह शायद आप भूल गए सर अपनी एक और कमाल के काम को, जो कि है स्मार्ट ट्रॉलीज। इसके बारे में कुछ बताइए सर, स्मार्ट ट्रॉलीज कैसे कंसेप्चुलाइज हुआ और क्या है ये? सिक्योरिटी होल्ड एरिया में वंस यू आर इनसाइड, उसमें क्या आता है, आफ्टर सिक्योरिटी करने के बाद तो बैग रहती है, एंड बैग को ले जाने में काफियों के पास तकलीफ होती है जी। तो हमने वहाँ ट्रॉली प्रोवाइड किया हुआ है, शॉपिंग ट्रॉलीज बोल के, तो उसमें बैग लेके जा सकते हैं। तो इसमें ये एक डिफरेंस ये थी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन है। ठीक है। तो जैसे आप एंटर करेंगे, आपने जैसे अपना बोर्डिंग पास उसमें लोड कर दिया जी। वो आपको बताएगी उस स्क्रीन में कि आपका गेट कौन सा है, कहाँ जाना है, कैसा जाना है, पूरा रूट बता दीजिए। जैसे गूगल मैप जैसे है वो बता देगी कि ये ऐसा जाना से आपको पता चल जाएगा। जैसे आप जा रहे हैं, आप अज्यूम करिए कि आप जा रहे हैं, आपको कुछ डिटेल जानना है, जैसे कि स्पा कहाँ है जी, जैसे जानना है कि आपका टॉयलेट कहाँ है, खाना आसपास कहाँ है, कहाँ खाना है, सब पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। अगर इटालियन खाना है, कहाँ इटालियन खाना मिलेगा, कहाँ अगर तो पूरा जो डिटेल है वो भी मिलता रहता है। तो उसमें पूरा फुल्ली गाइडेड है। आप लेट हो रहे हैं कि नहीं, ये सब भी ये बता जाएगा कि आपका अगर फ्लाइट अज्यूम करिए 10 मिनट, हाँ लोडिंग अभी 10 मिनट में पैसेंजर को चढ़ना है, तो वो भी आ जाएगा कि आपका गेट यहाँ से कम
12 मिनट दूर है, यू स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द गेट, वो भी एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो कंटिन्यूअसली एक पूरा इंटरैक्टिव मेथड है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे जाना है। तो इसमें एक जो आपने बताया कि ना, ये हमने जब इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने नहीं सोचा था कि इतना वायरल हो जाएगा। काफी वायरल हो गया था। इनफैक्ट इस पे तो आनंद महिंद्रा जी ने एक ट्वीट किया था, तो इसके चलते काफी वायरल हो गया था। एंड लॉट ऑफ पीपल जो आते हैं एयरपोर्ट में ये ढूंढ के आते हैं कि स्मार्ट ट्रॉली लेनी है। तो वो एक सक्सेसफुल था। सर, कार्गो के मामले में इस एयरपोर्ट की क्या सोच है, क्या विजन है, हम लोग किस तरह हैं, क्या नंबर्स हैं, क्या है सर कार्गो के मामले में? सो कार्गो जो है एयरपोर्ट हैदराबाद में, इसमें हमारी एक टर्मिनल है जो हमारी 100% सब्सिडरी है। ठीक है। तो उसमें वी आर मैनेजिंग क्लोज टू 150,000 टन्स। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ नंबर वो इतनी बड़ी नंबर नहीं है। करेक्ट। प्राइमरीली एक चीज़ है कि हैदराबाद में जो कार्गो है एक्चुअली हाई वैल्यू कार्गो है, मेनली फार्मा वेस्ट कार्गो है। ऑलमोस्ट 60% जो हमारी कार्गो है वो एक्सपोर्ट होती है फार्मा की। डेलिकेट कार्गो है। हाँ, बेसिकली। तो उसमें जैसे हैदराबाद की एक आपको पता है होना चाहिए, ऑलमोस्ट वैक्सीन जो वर्ल्ड में मैन्युफैक्चर होते हैं, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड इन हैदराबाद। अच्छा, पूरे विश्व की जी। So that is the thing. This area, Hyderabad is very good in pharmaceutical, and therefore हमारा जो export है mainly pharma based है। Correct. तो इसका क्या होता है कि एक तो अच्छा कार्गो है जी, बट बैलेंसिंग होता नहीं है, बिकॉज इनबाउंड कार्गो उतना नहीं है, एंड उसके चलते वॉल्यूम की जो पोटेंशियल है उतनी हाई नहीं थी। अब धीरे धीरे हम उसको डेवलप कर रहे हैं। इस एरिया में काफ़ी एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, पेरिशेबल कार्गो भी हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इधर आ रही है, तो काफ़ी इम्पोर्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते हमारी वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अभी हमने सेकेंड कार्गो टर्मिनल का भी प्लान फाउंडेशन स्टोन ले किया है। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन अभी चालू हो गई है जी। तो सेकेंड कार्गो टर्मिनल आने वाली है, और जो हमारी मेन टर्मिनल जो फर्स्ट टर्मिनल है उसका भी हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। बिकॉज एक तो चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि हम वी आर ट्राइंग टू मेक आवरसेल्फ हब एयरपोर्ट। जो हब जैसे हम बनेंगे और इंडियन कैरियर का हब बन जाएंगे, तो कार्गो की वॉल्यूम भी बढ़ने की संभावना है। और एज अ रिजल्ट कि यहाँ पर ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी काफ़ी हो रही है, तो ये लोकल डिमांड ऑफ कार्गो भी बढ़ने वाली है, और ट्रांसशिपमेंट ऑफ कार्गो भी हो सकती है। अज्यूम करिए किसी इधर का कार्गो नहीं है और कहीं का कार्गो इधर आके इधर से और कहीं जा सकती है। अगर वो भी जल्दी मैनेज कर पाए, एयर टू एयर टेल टू टेल मैनेज कर ले, तो उसके चलते क्या हो जाता है, कार्गो वॉल्यूम भी बढ़ने की, कार्गो हब भी बन सकता है। तो इसके लिए हम उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो सेकंड कार्गो टर्मिनल आ रहा है और फर्स्ट जो टर्मिनल उसको भी एक्सपैंड कर रहे हैं। सो ये दोनों जब बन जाएगी, हमारी जो कैपेसिटी ऑलमोस्ट 400,000 टन की हो जाएगी। तो इसके चलते आई थिंक दैट इज गुड फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ आवर डेवलपमेंट। तो सेकंड फेज जो डेवलपमेंट होने वाली है, ये तो साउथ की डेवलपमेंट की बात कर रहा था। नॉर्थ की तो हमारे पास लैंड पड़ा हुआ है, उसमें पूरा टर्मिनल भी, रनवे, कार्गो सब कुछ बनेगा जी। तो सैचुरेशन प्लान में हमारी 100 मिलियन पैसेंजर आ चुका है, होने का है प्लान जी। जैसे मैंने बताया कि 40 मिलियन की हमने पहले सैचुरेशन कैपेसिटी बनाई थी, अभी तो 100 मिलियन की हम बात कर रहे हैं जी। 100 मिलियन पैसेंजर्स एंड 1 मिलियन टन ऑफ कार्गो की प्लान है। एक चीज़ मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि ये एयरपोर्ट हैज़ ऑलवेज बीन द पायनियर इन टेक्नोलॉजी। फास्टैग कार पार्किंग भी शायद देश के अंदर सबसे पहले करने वाले आप थे। करेक्ट। सो फास्टैग जो है गवर्नमेंट की जो अच्छी स्कीम है, जो मतलब ये टोल जहाँ भी हो आप टोल नहीं दें बिना, अगर टैग में ऑलरेडी लोडेड है तो कर सकते हैं। तो हमने फास्टैग के साथ फर्स्ट कार पार्क, नॉट इन एनी दिस थिंग, नॉट ओनली एयरपोर्ट, कोई भी कार पार्क में फर्स्ट टाइम फास्टैग की यूटिलाइजेशन हैदराबाद एयरपोर्ट कार पार्क में हुई थी। तो वो एक हमने चालू की थी। एंड उसके बाद क्या होता है कि कभी एक्चुअली व्हेन यू आर एंटरिंग कार पार्क, एंटर कर रहे, थोड़ा आपको टोकन लेना पड़ता है। निकलते वक्त क्या होता है, जैसे पीपल आर पेइंग द पैसा देना पड़ रहा है, पार्किंग फी, टाइम लग रहा है। तो इसके क्या है, बस आपका जैसे फास्टैग है ऐसे आप खुल गया और अब निकल गया, टाइम बच जाता है। तो वो हमने किया है। तो वो दैट इज फर्स्ट एयरपोर्ट टू डू दैट। सर MRO क्या है? ये मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल बोलते हैं। दिस इज बेसिकली ये क्या है, एक जैसे हमारी गाड़ी जब हम ले जाते हैं, गैराज में ले जाते हैं रिपेयर मेंटेनेंस करने के लिए, ऐसे ही मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल फैसिलिटी में एयरक्राफ्ट लिया जाता है। हाँ। बीच में उसकी जो सर्विस करने के लिए। तो उनके अलग अलग चेक भी होते हैं, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, क्योंकि एयरक्राफ्ट जब फ्लाई करती है काफ़ी सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है जी। उसका जो फैसिलिटी है फॉर मेंटेनेंस, हमारा एक 100% सब्सिडरी कंपनी है। उसमें क्या होती है, हमारे देयर इज एक हैंगर्स है, और एक सब मिला के 8 एयरक्राफ्ट को हम एक टाइम में सर्विस कर पाते हैं।
तो हमारे जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, बेसिकली ऑल दी इंडियन Airlines. कैरियर्स है, इंडियन एयरलाइंस, इंडियन कैरियर्स है और बाहर के कैरियर्स। तो सर मतलब हर एयरक्राफ्ट हर ऑन अ डेली बेसिस सर्विस तो हो ही रहा है, हर हाँ, फ्लाइट के हाँ, पीछे उसके उसके छोटे छोटे काम हो रहे हैं, हाँ। लेकिन जो बड़े काम है करेक्ट उसको करने के लिए, जिसके लिए गाड़ी गैरेज जाती है 4-5 दिन के लिए सर्विस सेंटर में रहती है, करेक्ट करेक्ट वो सर्विस सेंटर भी आप लोगों ने हैदराबाद एयरपोर्ट में बनाया, सही कह रहा हूँ सर? करेक्ट, सही बात है, सही बात है। कमाल सर। सो इसमें क्या है कि हमारे जब चालू किया था हमने, बहुत मतलब हेड ऑफ टाइम था, जी। तो उसमें ज़्यादा बिजनेस नहीं आया करती थी और इतना ट्रस्ट नहीं था इंडिया में कि आपने यहाँ भी रिपेयर हो जाएगा। इंडिया में भी रिपेयर हो जाएगा, पता नहीं कैसा है। जी। तो वैसा था, धीरे धीरे हमने इसको एस्टैब्लिश किया है। आज के तारीख में फॉरेन के कैरियर्स भी यहाँ आते हैं, अब रेपुटेशन बन चुकी है। हाँ रेपुटेशन बन चुकी है, फॉरेन के कैरियर्स भी यहाँ आते हैं रिपेयर जी। करने के लिए, क्योंकि हाँ। हमारे यहाँ ऑफकोर्स चार्जेस, लेबर की कॉस्ट कम थोड़ी है। लोअर है, जी। उसके चलते लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल हमारी 60% ऑफ द बिजनेस, 60% बिजनेस बाहर की बिजनेस थी, तो हम फॉरेक्स भी अर्न कर रहे हैं उसके चलते। अच्छा कमाल सर। सर ये आपके पीछे मैं जो एयरपोर्ट का टर्मिनल देख पा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत टर्मिनल आप लोगों ने बनाया है सर, इसका डिजाइन बहुत खूबसूरत है। हाँ, क्या है सर, ये क्या इंस्पिरेशन है इसके पीछे? एक्चुअली ये जो हमारी जो स्टेट की बर्ड है, इसे कहते हैं पालापिता बर्ड। पालापिता। पालापिता, हाँ। पालापिता जो बर्ड है, इस कॉल्ड आल्सो इंडियन रोडर बोलते हैं। ठीक है। बहुत ही सुंदर बर्ड है। ठीक है। तो उसकी जो बर्ड है वो मतलब ऑस्पिशियस बर्ड भी है स्टेट में। एक्चुअली Correct. दशहरा के टाइम में पीपल विश दैट यू साइट दैट बर्ड, वैसे जी। भी होता है। तो हमने उसके डिजाइन से हाँ। इसको बनाया है। जी। ये एक इट्स लाइक अ पालापिता फ्लाइंग विद एक्सटेंडेड विंग्स। ओके। हाँ, इसी के बेसिस पे हमारी नई ब्रांडिंग भी, लोगो भी हमने चेंज किया बेस्ड ऑन दैट। अच्छा, ये जो नया लोगो आपका पीछे देख पा रहा हूँ, हाँ, ये भी इसी के बेसिस पे? बेसिस पे बनाया है। वाओ So सर। it's a very wonderful message, and it's connecting with the state, and it's an auspicious bird, so it's ready for taking flight. सर मैं आज आपसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एयरपोर्ट के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया, जैसे I2I, D2I, ये सब कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं थे सर। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। दूसरा मैं आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा सर, हैदराबाद एयरपोर्ट को और आपको, आपकी टीम को, क्योंकि आप लोगों ने देश को टेक्नोलॉजी के मामले में और एयरपोर्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के मामले में एक रास्ता दिखाया है सर। कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है, आप लोग उसको टेस्ट करते हैं, आप लोग उसको अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और फिर देश उसको लेके जाता है। इस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर। मैंने ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर लिया आज कि ये एयरपोर्ट एक क्लास एयरपोर्ट है, यहाँ का पैसेंजर एक्सपीरियंस कमाल का है, यहाँ का हर एक सर्विस कमाल की है। तो मैं आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर। थैंक यू फॉर डूइंग जेके सुपर पॉडकास्ट विद अस सर। Thank you. थैंक यू सर। It was a pleasure.